पोस्टल ध्यान क्लासेस द्वारा स्वागत है। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल नेटवर्क जो दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनियों जैसे कि अमेज़न या फेडेक्स को भी एक साथ मिला दे तो भी उसके सामने वो छोटा ही नजर आए। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। हाँ, और एक ऐसा ढांचा जो सियाचिन की ठंड से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी भारतीय डाक विभाग के ढांचे को गहराई से समझने वाले हैं। यह विस्तृत चर्चा विशेष रूप से उन सभी समर्पित उम्मीदवारों के लिए है जो डाकघर विभागीय प्रमोशनल परीक्षाओं यानी LDCE की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बिल्कुल। और आज हम जो भी जानकारी या आंकड़े साझा करेंगे वो पूरी तरह से पोस्टल ध्यान क्लासेस द्वारा दिए गए बेहतरीन लेक्चर और नोट्स पर आधारित हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। मतलब विभागीय परीक्षाओं में सिर्फ रटी रटाई बातें काम नहीं आती। हाँ, आपको पूरा सिस्टम समझना होता है ना। एकदम। नीतियां कहाँ बन रही हैं और वो नीतियां एक छोटे से गांव के डाकघर तक कैसे पहुंचती हैं। आज हम इसी जटिल पदानुक्रम को सुलझाएंगे। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब हम भारतीय डाक के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ एक लाल रंग का लेटर बॉक्स आता है। लेकिन अगर हम 31 मार्च 2024 के आंकड़े देखें तो विभाग के पास कुल 1,64,987 डाकघरों का नेटवर्क है। ये बहुत बड़ा नंबर है। सच में, लगभग 1,65,000 शाखाएं। और इसीलिए इनका जो ध्येय वाक्य है, भारतीय डाक, डाक सेवा जन सेवा, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन इतने बड़े ढांचे को सबसे ऊपर से कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो इतने बड़े पैमाने को संभालने के लिए ना, नेतृत्व का एकदम स्पष्ट विभाजन होना अनिवार्य है। अगर हम 1 जनवरी 2025 के नवीनतम संगठनात्मक ढांचे को देखें तो सबसे ऊपर संचार मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं। अच्छा, जो कि कैबिनेट मंत्री होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि ये मंत्रालय बहुत विशाल है तो उनके अधीन संचार राज्य मंत्री कार्य करते हैं, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो नीतियां बनाने में उनकी मदद करते हैं। तो ये तो हो गया राजनीतिक ढांचा, लेकिन जो असली प्रशासनिक काम है वो तो इसके नीचे से ही शुरू होता है। एकदम सही। मैंने देखा है कि मंत्री जी के ठीक नीचे 2 मुख्य पद होते हैं। एक सेक्रेटरी पोस्ट जो पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के चेयरमैन भी होते हैं, और दूसरे हैं डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज यानी महानिदेशक। अब ये दोनों ही इतने बड़े पद हैं कि अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन क्या करता है। मुझे तो ये एक दिमाग और हाथ की तरह लगता है। अरे वाह, ये उपमा बहुत बढ़िया है ना? मतलब सेक्रेटरी विजन या नीतियां बना रहे हैं और डायरेक्टर जनरल उसे जमीन पर उतार रहे हैं। पर क्या डायरेक्टर जनरल स्वतंत्र रूप से काम करते हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इतनी बड़ी व्यवस्था को बिना स्पष्ट विभाजन के चलाना नामुमकिन है। महानिदेशक संचालन यानी ऑपरेशंस की पूरी देखरेख करते हैं। अच्छा। और उनके सीधे कंट्रोल में 23 पोस्टल सर्कलों के चीफ पोस्टमास्टर जनरल आते हैं, मतलब जो पूरे भारत को कवर करते हैं। बाप रे, 23 सर्कल! और जो पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के बाकी सदस्य हैं, क्या वो भी महानिदेशक को रिपोर्ट करते हैं? हाँ, लगभग सभी मेंबर्स उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं ऑपरेशंस के मामले में। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा। वो क्या है? जो मेंबर टेक है ना, यानी टेक्नोलॉजी वाले सदस्य, वो महानिदेशक को नहीं बल्कि सीधे सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि तकनीकी नीतियां अक्सर रणनीतिक और दूरगामी होती हैं। हाँ। वो सीधे उस दिमाग या विजन से जुड़ी होती हैं जो सेक्रेटरी तय करते हैं। समझ गई, ये बहुत ही लॉजिकल है। और इसके अलावा सेक्रेटरी के अधीन DDG-IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस का काम भी आता है। अच्छा। मतलब UPU जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ नीतियां बनाना। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जो LDC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के सदस्यों को याद रखना एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है। मतलब इसमें मेंबर टेक है, मेंबर पर्सनेल है, मेंबर ऑपरेशंस हैं। हाँ, और मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर फाइनेंशियल सर्विसेज, मेंबर HRD। हाँ, और सर्विस क्वालिटी एंड मार्केटिंग भी। मतलब इतने सारे पद और फिर उनके नीचे बहुत सारे DDG और CGM। इसे आसान कैसे बनाया जाए? देखिए, रटने की बजाय ना इसे तार्किक समूहों में बांट लेना चाहिए, जैसे लोग, तकनीक, संपत्ति और सेवा। यहीं पर
पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स एलडीसी परीक्षाओं की तैयारी में बेहद उपयोगी साबित होते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है कि उन्होंने इसे बहुत अच्छे से चार्ट्स में समझाया है। हाँ, चार्ट से वो जटिलता खत्म हो जाती है। अब जैसे लोग या कर्मचारियों की बात करें, हमारे पास मेंबर पर्सनेल भी हैं और मेंबर एचआरडी भी हैं। हाँ, तो दोनों का काम तो कर्मचारियों से ही जुड़ा है ना? जुड़ा है, पर नजरिया बिल्कुल अलग है। मेंबर पर्सनल का काम नियमों से चलता है। वो भर्ती, ट्रांसफर, लीगल विवाद ये सब देखते हैं। अच्छा, मतलब वो अनुशासन और नियम देखते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ मेंबर एचआरडी का काम कर्मचारियों का विकास करना है। इसी के तहत RAKNPA यानी रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी जो गाजियाबाद में है, वो आती है। ओहो, अब समझ में आया। मतलब एक नियम लागू करता है और दूसरा ट्रेनिंग देता है। बहुत स्पष्ट है। और टेक्नोलॉजी वाले हिस्से का क्या? वहां भी ऐसा ही विभाजन है। मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो भौतिक संपत्तियों को देखते हैं, जैसे इमारतें, निर्माण, एस्टेट्स। हाँ, भौतिक चीजें। और मेंबर टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डिजिटल काम देखते हैं। इनके नीचे CEPT आता है, यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, जो मैसूर में है। सही है। तो ये ढांचा अब काफी स्पष्ट लग रहा है। चलिए इस चर्चा के बीच में ना एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं। हाँ, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं वो अपनी मेमोरी टेस्ट कर सकते हैं। अरे बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन का। तो मेरा पहला सवाल है, 31 मार्च 2024 तक भारत में कुल कितने डाकघर हैं? जरा दिमाग मजोर डालिए। तो इसका सही उत्तर है 1,64,987 डाकघर। बिल्कुल सही। और ये आंकड़ा हर उम्मीदवार को याद होना ही चाहिए। हाँ, चलिए दूसरा सवाल पूछती हूँ। सेना डाक सेवा यानी आर्मी पोस्टल सर्विस के 2 मुख्य बेस कौन से हैं? सोचिए इसके बारे में। तो इसका उत्तर है 56 APO दिल्ली और 99 APO कोलकाता। बहुत बढ़िया। परीक्षा में ऐसे तथ्यात्मक सवाल सीधे सीधे आते हैं। तो आखिर इस सब का क्या अर्थ है? हमने बोर्ड की बात कर ली, लेकिन 1 दिसंबर 2022 के ढांचे के अनुसार ना कुछ फंक्शनल यूनिट्स भी हैं, जैसे आर्मी पोस्टल सर्विस, CEPT मैसूर, PLI डायरेक्टरेट, बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट और पार्सल डायरेक्टरेट। हाँ, और रफ़ी अहमद किदवई एकेडमी भी। बिल्कुल। तो ये इकाइयां जो हमारे नॉर्मल क्षेत्रीय पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनसे अलग कैसे काम करती हैं? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हमें फंक्शनल और टेरिटोरियल का फर्क समझना होगा। क्षेत्रीय सर्कल जो होते हैं ना, वो एक जनरल फिजिशियन की तरह होते हैं। जनरल फिजिशियन मतलब वो सब कुछ देखते हैं। हाँ, जैसे महाराष्ट्र सर्कल है, तो वो अपने राज्य के अंदर हर तरह की डाक सेवा देगा। लेकिन जो फंक्शनल डायरेक्टरेट हैं, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उनकी कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं होती। अच्छा, मतलब वो पूरे देश में सिर्फ अपनी विशेषज्ञता पे काम करते हैं। एकदम सही। जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या PLI डायरेक्टरेट। अब बीमा बेचना या क्लेम सेटल करना चिट्ठी बांटने से बहुत अलग काम है ना। हाँ, जाहिर सी बात है, उसके नियम बिल्कुल अलग होंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए इसके लिए एक अलग डायरेक्टरेट बना दिया जो पूरे भारत का सिर्फ बीमा का काम देखता है। ये बहुत ही तार्किक व्यवस्था है। चलिए अब जमीनी स्तर की बात करते हैं, यानी फील्ड नेटवर्क की। जो सेना डाक सेवा है वो कैसे काम करती है? सेना डाक सेवा रक्षा बलों की गोपनीय और खास जरूरतों के लिए बनी है। जैसे हमने क्विज में देखा, इनके 2 मेन बेस हैं, 56 और 99 APO। हाँ, और इनके नीचे फील्ड पोस्ट ऑफिस और सेक्शन बेस्ड पोस्ट ऑफिस काम करते हैं। ये सीधे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स से जुड़े होते हैं। मतलब अगर कोई आम नागरिक अपने फौजी बेटे को चिट्ठी भेजेगा तो वो पहले सिविल डाकघर से इन APO तक जाएगी? बिल्कुल। और फिर वहां से सेना उसे अपने सुरक्षित नेटवर्क से फील्ड तक ले जाएगी। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और आम नागरिकों के लिए जो पोस्टल सर्कल हैं, मुझे वो एक पेड़ की तरह लगते हैं। मतलब पोस्टल सर्कल उस पेड़ का तना है, डिवीजन उसकी शाखाएं हैं, और जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं वो पत्तों की तरह हैं जो देश के हर एक गांव तक पहुंचते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? कि इस पेड़ के अंदर आखिर डाक बहती कैसे है? RMS यानी रेलवे मेल सर्विस और पोस्टल डिवीजन के बीच संतुलन कैसे बनता है? हाँ, क्योंकि दोनों ही डाक ले जाने का काम कर रहे हैं ना, तो काम ओवरलैप नहीं होता। नहीं होता, क्योंकि इनके काम बिल्कुल अलग हैं। RMS हमारे शरीर की धमनियों या आर्टरीज की तरह है। अच्छा, मतलब जो खून को तेजी से ले जाती हैं। हाँ, इनका काम है ट्रांजिट करना, थोक में डाक को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना। इसी RMS डिवीजन के अंदर हेड रिकॉर्ड ऑफिस यानी HRO और सब रिकॉर्ड ऑफिस यानी SRO आते हैं। समझ गई। तो RMS डाक को शहर तक ले आया, फिर वहां से पोस्टल डिवीजन का काम शुरू होता है। एकदम सही पकड़े आप। पोस्टल डिवीजन कोशिकाओं या कैपिलरीज की तरह है जो डिलीवरी करते हैं।
इनके अंदर हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस आते हैं। और पोस्टल सर्कल में जो जीपीओ होते हैं, यानी जनरल पोस्ट ऑफिस, वो क्या करते हैं? जीपीओ आमतौर पर किसी भी सर्कल के मुख्यालय का सबसे बड़ा डाकघर होता है, और वैसे ही फॉरेन पोस्ट सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय डाक और कस्टम्स का काम देखता है। अच्छा, और जो सर्कल स्टैम्प डिपो है? वो पूरे सर्कल को डाक टिकट और स्टेशनरी सप्लाई करता है। और मेल मोटर सर्विस वो वाहन है जो स्टेशन से डाकघर तक बैग्स लाते ले जाते हैं। ये तो एक पूरे तरह से सेट मशीन है। लेकिन मुझे लगता है कि एलडीसीई परीक्षा में यहीं से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा, जैसे सब रिकॉर्ड ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस में। बिल्कुल, सब रिकॉर्ड ऑफिस आरएमएस का हिस्सा है और सब पोस्ट ऑफिस डिलीवरी या पोस्टल डिवीजन का हिस्सा है। और इसीलिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस के लेक्चर इतने जरूरी हैं। उन्होंने इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हाँ, और चर्चा खत्म करने से पहले ना मैं एक विचार सबके सामने रखना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। देखिए, हमारे पास लगभग 1.65 लाख डाकघरों का जो ये फिजिकल नेटवर्क है, वो दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के डिजिटल नेटवर्क से भी बहुत बड़ा है। सही बात है। उनका नेटवर्क तो वहीं खत्म हो जाता है जहां इंटरनेट नहीं होता। एकदम। तो जरा सोचिए, जब हमारा ये पूरा ढांचा 100% डिजिटल रूप से जुड़ जाएगा, तो भविष्य में इसकी क्षमता कितनी असीमित होगी। ओह वाओ, मतलब ई कॉमर्स हो या डिजिटल बैंकिंग, भारतीय डाक सबसे ताकतवर माध्यम बन सकता है। बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है। मैं उन सभी उम्मीदवारों को याद दिलाना चाहूंगी कि एलडीसीई परीक्षाओं की सफलता के लिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स कितने सटीक और अनिवार्य हैं। हाँ, तैयारी को एक नई दिशा मिलती है इनसे। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में इतना ही। ये लेक्चर की जानकारी पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा डाक घर विभागीय प्रमोशनल परीक्षाओं की तैयारी के लिए दी गई है। पोस्टल ज्ञान क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। पोस्टल ज्ञान क्लासेस का लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।